नमस्कार दोस्तों। और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को इंग्लिश लिटरेचर में। और आज हम बात करने वाले हैं पीरियड्स ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। तो हम लोग बात करेंगे, वीडियो को पहले शुरू कर लेते हैं। इसमें हम लोग बातें क्या करेंगे, तो सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहूँगा कि जो इंग्लिश लिटरेचर है अर्थात इंग्लिश को बेसिकली हम लोग तीन भाग में डिवाइड करते हैं। जो तीन भाग जो होता है वो है हमारे पास, एक है ओई, दूसरा है एमी और थर्ड है हमारा एमी। फर्स्ट सेकंड क्या होता है दोस्तों? ओई कहने का मतलब है सबसे पहले ओल्ड इंग्लिश, एमी मिडिल इंग्लिश और जो थर्ड है एमी वो है मॉडर्न इंग्लिश। तो हम लोग इंग्लिश साहित्य को बेसिकली जो है तीन भाग में क्लासिफाइड करते हैं, जिसमें पहला हमने आपको बताया ओल्ड इंग्लिश, मिडिल इंग्लिश और मॉडर्न इंग्लिश। फिर क्या होता है, सुविधा के अनुसार मॉडर्न इंग्लिश को कई भाग में बांटा गया है। तो इंग्लिश लिटरेचर में टाइम पीरियड यदि 440 से लेकर के 1066 के बीच जो टाइम पीरियड रहा, उस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश पीरियड। ठीक है। और ओल्ड इंग्लिश पीरियड में इस चीज को हम लोग जानते क्या है कि जो इंग्लिश है, क्या जो लैंग्वेज इंग्लिश हम लोग जो पढ़ते हैं वो एक्चुअली वेस्ट जर्मनी के तीन ट्राइब्स थे। ठीक है ना। तीन ट्राइब्स का नाम था, एक का नाम था एंगल्स, दूसरे का नाम था सैक्सन्स एंड तीसरे का नाम है जूट्स। तो जूट्स कमजोर पड़ गए, तो जो मुख्य रूप से दो बचे एंगल्स एंड सैक्सन्स। तो ये जो है इनका डोमिनेंट रहा इंग्लैंड में 450 एडी से लेकर के 1066 एडी तक इन्होंने इंग्लैंड पर दबदबा बनाए रखा, वहां पर राज किया। इसीलिए हम लोग ओल्ड इंग्लिश को एंग्लो सैक्सन पीरियड के भी नाम से जानते हैं। क्या जानते हैं दोस्तों ओल्ड इंग्लिश को? इसको मैं लिखकर बता रहा हूं, एंग्लो। चलिए मैं यहां बता देता हूं। जो ओल्ड इंग्लिश है 450 एडी से लेकर के 1066 एडी तक के टाइम पीरियड को हम लोग इसको कहते हैं आपको एंग्लो सैक्सन पीरियड। ठीक है। ओल्ड इंग्लिश को हम लोग और किस नाम से जानते हैं? आपका वो जो नाम है एंग्लो सैक्सन पीरियड्स। और हम बात करेंगे दोस्तों जहां तक कि ओल्ड इंग्लिश में, तो ओल्ड इंग्लिश में बहुत ज्यादा वर्क देखने को नहीं मिलता है। फिर भी जो चार इंपॉर्टेंट वर्क जो देखने को मिलता है उसमें से एक बुक का नाम है द एग्जीटर बुक। ठीक है, आप अभी समझ सकते हैं एग्जीटर। चलिए लेट मी रीड फर्स्ट एग्जीटर, द एग्जीटर बुक। ठीक है। एग्जीटर बुक देखने को मिलता है हमें ओल्ड इंग्लिश में। और बुक में हम नाम कर बताएंगे जो सेकेंड, वो होता है जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट, GUAIUS, जूनियस मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। ये वर्क हमें देखने को मिलते हैं। अगला जो हमारा वर्क देखने को मिलता है वर्सेली बुक, VERCELLI, वर्सेली बुक जो होता है। और एक अंतिम बुक है वो है बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट, बियोवुल्फ मैन्युस्क्रिप्ट। ठीक है। ये वर्क हमें देखने को मिलता है मुख्यतः किस कौन से पीरियड में? एंग्लो सैक्सन पीरियड, जिसको हम लोग कहते हैं ओल्ड इंग्लिश। बात करेंगे दोस्तों इसके बाद जो हम लोग बात बढ़ जाएंगे मिडिल इंग्लिश पर। तो देखने को हमें क्या मिल रहा है कि 440 से लेकर के 1066 तक तो इंग्लैंड में ये लोग राज किए। 1066 में नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट होता है, नॉर्मन का आक्रमण होता है इंग्लैंड में। ठीक है ना। और वहां से एंग्लो सैक्सन्स को भगा करके उनका कॉन्क्वेस्ट होता है, नॉर्मन कॉन्क्वेस्ट का। और इसके जस्ट अगले नियर अबाउट 1 सेंचुरी तक दोस्तों कोई इंग्लिश में बड़ा वर्क नहीं किया गया। ओल्ड इंग्लिश के बाद पूरी तरह से इंग्लिश लिटरेचर जो है एक बैरन से हो गया। इसीलिए हम कहते हैं कि जो 1066 से लेकर के 1150 एडी तक के बीच में जो हमारा 1 सेंचुरी का समय रहा, इसमें कोई भी वर्क देखने को नहीं मिले। इसलिए इंग्लिश साहित्य में इसको हम बैरन एज के नाम से जानते हैं, बैरन एज।
ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। इसी को हम एक और नाम से जानते हैं जिसको कहते हैं डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आपने समझ लिया डार्क एज ऑफ इंग्लिश लिटरेचर क्यों कहा गया ओल्ड इंग्लिश और मिडिल इंग्लिश के बीच वाले पीरियड को, क्योंकि इसमें कोई एक बड़ा वर्क नहीं लिखा गया। इसके बाद हम लोग बढ़ेंगे 1150 से लेकर के जो 1500 तक के जो टाइम पीरियड्स होते हैं दोस्तों, इसको कहते हैं हम लोग मिडिल इंग्लिश। और मिडिल इंग्लिश से कहीं ना कहीं इंग्लिश की शुरुआत होती है जहां पर हमें एक से बढ़कर एक राइटर को देखने को मिलते हैं। और मिडिल इंग्लिश में ही एक बड़े राइटर्स जन्म लिए जिनको हम लोग कहते हैं क्या है, जियोफ्री चौसर साहब। जियोफ्री चौसर का जन्म नियर अबाउट 1340 के आसपास में हुआ और 1400 में दुनिया को अलविदा कर दिया। इनका जो बड़ा वर्क है वो है कैंटरबरी टेल्स, मैंने पिछले वीडियो में मैंने बताया था। और मिडिल इंग्लिश में जियोफ्री चौसर के अलावा कोई और भी राइटर्स हुए तो दोस्तों हमें नाम याद रखना है। वो नाम आपको पहला तो आपको याद रखेंगे जियोफ्री चौसर साहब को, दूसरा जो है जॉन गॉवर को नहीं भूलना है, जॉन गॉवर, ठीक है। जॉन गॉवर की एक फेमस वर्क थी कन्फ्यूशियो एमेंटिस। कन्फ्यूशियो एमेंटिस नाम की जॉन गॉवर की एक फेमस वर्क है। भला हम दांते को कैसे भूल सकते हैं जिनकी फेमस रचना है डिवाइन कॉमेडी। और ये हमारे कुछ राइटर्स हुए जो मिडिल इंग्लिश में वर्क लिखा करते थे, ठीक है दोस्तों। तो ये सारे हम लोग और भी राइटर हैं जैसे जियोफ्री ऑफ मॉनमouth जिन्हें एक वर्क लिखा था द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। जियोफ्री मॉनमouth नाम का एक राइटर है जिन्होंने वर्क लिखा था, मिडिल इंग्लिश का ये वर्क है, वर्क याद रखेंगे, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। फिर से रिपीट कर दूं, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन, द हिस्ट्री ऑफ द किंग्स ऑफ ब्रिटेन। ये भी एक फेमस वर्क है जियोफ्री मॉनमouth का। नाम यदि आप नहीं समझ पा रहे हो मैं लिखता हूं, जियोफ्री मॉनमouth, MONMOUTH, ये इनका फेमस वर्क है। अब हम लोग बातें करेंगे किस पर, जो 1500 के बाद जो अब तक के टाइम पीरियड हम लोग देख रहे हैं, इस वाले टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं मॉडर्न इंग्लिश। और मॉडर्न इंग्लिश को हम लोग भिन्न पार्ट्स में उसको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं अपनी स्टडी के हिसाब से। तो आइए हम लोग एक एक करके अध्ययन करेंगे। सबसे पहले क्या होता है कि 1500 से लेकर के जो 1660 तक का जो टाइम पीरियड है जिसको हम कहते हैं रेनेसांस, रिवाइवल या रिवर्थ। 1500 से 1660 तक के जो टाइम पीरियड हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको हम पुनर्जागरण कहते हैं, पुनरुत्थान भी कह सकते हैं, रिवाइवल हम लोग कह सकते हैं, पुनर्जन्म होता है, ठीक है। अब जो हमारा रेनेसांस है इसमें एक से बढ़कर एक राइटर को देखने को मिले, ठीक है। और इस टाइम पीरियड में बहुत ज्यादा वर्क लिखे गए, एक से बढ़कर एक ड्रामाटिस्ट हुए। इसी में हम लोग विलियम शेक्सपियर को देखेंगे, बेन जॉनसन को हम लोग देखने वाले हैं, और भी कई सारे नाम हम लोगों को मिलेंगे। और भी नाम मैं बताऊं तो फिलिप सिडनी का आएगा, क्रिस्टोफर मार्लो आएंगे, एडमंड स्पेंसर साहब है। भला इन सारे राइटर्स को हम लोग कैसे भूल सकते हैं। आइए दोस्तों बात करते हैं जो रेनेसांस का जो सबसे पहला क्लासिफिकेशन होता है वो होता है क्या, एलिजाबेथन एज कहते हैं। 1558 से लेकर के 1603 तक के टाइम पीरियड, ठीक है। 1558 से लेकर के 1603 को हम लोग कहते हैं एलिजाबेथन एज। और इस ईयर में 1558 में जो क्वीन एलिजाबेथ होती है, क्वीन एलिजाबेथ दी फर्स्ट मींस एलिजाबेथ दी फर्स्ट इंग्लैंड की गद्दी पर क्या करती है, बैठती है, मींस इंग्लैंड की रानी बनती है। जो भी उनका जो रूलिंग करने का जो शासन था, इस ईयर में एलिजाबेथ 1603 में क्वीन एलिजाबेथ की डेथ हो जाती है और उसके साथ ही एलिजाबेथन एज समाप्त होता है। मैंने एक नाम बताया था दोस्तों एलिजाबेथन एज में जो बड़े बड़े राइटर्स देखने को मिले थे, फिर से मैं रिपीट करता हूं शॉर्टली। विलियम शेक्सपियर को याद रखेंगे, हम शॉर्टली WS लिख रहे हैं, विलियम शेक्सपियर याद रखेंगे दोस्तों। एडमंड स्पेंसर ES में मेंशन कर रहा हूं, आप भूलिएगा नहीं, WS विलियम शेक्सपियर ES एडमंड स्पेंसर। पूरी चीज मैं डिस्कस नहीं कर सकता हूं, वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी और आपको शॉर्टकट है। क्रिस्टोफर मार्लो, भला कौन भूल सकता है क्रिस्टोफर मार्लो को।
ये भी विलियम शेक्सपियर के कंटेम्पोररी ड्रामाटिस्ट थे। और भी नाम हम आपको बताएं तो बेन जॉनसन, इन्होंने भी एक से बढ़कर एक वर्क किया है। फिलिप सिडनी का नाम आता है। चलिए दोस्तों, इसके बाद एलिजाबेथन एज के बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1603 से लेकर के 1625 तक के जो टाइम पीरियड हुआ इंग्लिश लिटरेचर में, जिसको हम लोग कहते हैं जैकोबियन एज। और जैकोबियन एज में भी एक से बढ़कर एक ड्रामाटिस्ट देखने को मिला था, जिसमें जो सबसे बड़ा नाम आता है हम लोगों को पता है, जॉन वेबस्टर। द डचेस ऑफ माल्वी इनकी एक फेमस ड्रामा है, प्ले है। जॉन वेबस्टर जैकोबियन एज के जाने माने राइटर हुए, लिख देता हूं जॉन वेबस्टर। इसके बाद जो ऑल राइटर दोस्तों हम आपसे बात करेंगे जॉन वेबस्टर के बाद, तो इसमें सारे हमारे पास जॉर्ज चैपमैन का नाम आता है, ठीक है ना। उसके बाद थॉमस डेकर का साहब है, जॉन फ्लेक्चर है, जॉन फॉर्ड है। ये सारे राइटर्स हमें देखने को मिले थे किस एज में, तो जैकोबियन एज में। फिर से दोस्तों मैं रिपीट कर देना चाहूंगा कौन कौन से हमारे राइटर्स हैं। चलिए मैं आपको चाहिए हो गया थोड़ा यहाँ, आइए। तो हमारा जैकोबियन एज में जो हमें बड़े बड़े नाम देखने को मिले हैं दोस्तों, वो था जॉन वेबस्टर, जॉन चैपमैन, थॉमस डेकर, जॉन फ्लेक्चर, जॉन फॉर्ड। आइए आगे बढ़ेंगे हम लोग। जो नेक्स्ट हमारा टाइम पीरियड देखने को मिलता है वो 1625 से लेकर के 1649 तक के इस टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कैरोलिन एज। क्या कहते हैं दोस्तों? कैरोलिन एज, ठीक है ना। चलिए दोस्तों, तो हम लोग कैरोलिन एज जानते हैं। 1625 से लेकर के 1649 तक के जो टाइम पीरियड है, इसको हम लोग कैरोलिन एज कहते हैं। और कैरोलिन एज में जो हमारे राइटर्स देखने को मिलते हैं, इसमें जो हमारे बड़े बड़े राइटर हैं जैसे थॉमस कैरियो, रिचर्ड लवलेस, जॉन सकलिंग, जॉन डन, रॉबर्ट हेरिक, जॉन मिल्टन। तो कैरोलिन एज में दो चीजें हमें डिस्कस करना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। एक, जब हम बात करेंगे जॉन डन को, तो ये हमारे साहब रहे पायनियर ऑफ मेटाफिजिकल पोएट्री, ठीक है। और रिचर्ड क्रक्सा भी मेटाफिजिकली पोएट है। और फिर एक बड़ा नाम हम लोग देखेंगे जॉन मिल्टन साहब को। तो जॉन मिल्टन को हम लोग आगे भी पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो जॉन मिल्टन ने एक से बढ़कर एक उन्होंने वर्क लिखा, जिसमें पैराडाइज लॉस्ट, पैराडाइज रीगेन्ड, लिसिडास इनकी लिजी थी अपने फ्रेंड के लिए जो उन्होंने लिखा था। ये सारे हमारे फेमस वर्क रहेंगे। तो 1625 से लेकर के 1649 तक के टाइम पीरियड दैट इज कॉल्ड कैरोलिन एज। और इसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे तो 1649 से लेकर 1660 तक के जो टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड या पुरिटन इंटरेग्नम। 1649 से लेकर के 1660 तक के टाइम पीरियड को दोस्तों हम लोग कहते हैं कॉमनवेल्थ पीरियड। तो ये ज्यादा हमारा इंपॉर्टेंट रहता है। और 1660 में इंग्लैंड की गद्दी पर फिर से चार्ल्स सेकंड का एंट्री होता है, पुनः वापस आता है, फिर से वहां रीस्टोर होता है। तो 1660 से लेकर के 1700 तक के टाइम पीरियड को दोस्तों हम लोग कहते हैं रीस्टोरेशन एज। और रीस्टोरेशन को एक स्पेशल एज में इसको रखा गया है। तो 1660 से लेकर के 1785 तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं नियो क्लासिकल पीरियड। और नियो क्लासिकल पीरियड में जो सबसे बड़ा नाम आता है क्रिटिक का, वो थे हमारे अलेक्जेंडर पोप, ठीक है। हम लोग डिस्कस करते हैं। तो 1660 से लेकर के 1785 तक के टाइम पीरियड का आया नियो क्लासिकल पीरियड। और नियो क्लासिकल पीरियड को दोस्तों हम लोग तीन भाग में क्लासिफाई करते हैं। 1660 से 1700 तक मैंने बताया रीस्टोरेशन, चार्ल्स सेकंड फिर से इंग्लैंड की गद्दी पर बैठा था। 1700 से लेकर के 1745 तक, 1700 से लेकर 1745 तक, इस वाला एज को हम लोग कहते हैं अगस्टन एज, ठीक है ना। और अगस्टन एज में क्या होता है, इस एज में जो अलेक्जेंडर पोप थे बहुत ज्यादा फेमस थे, इसलिए इस एज को हम लोग एज ऑफ पोप के भी नाम से दोस्तों जानते हैं। एज ऑफ पोप किस वाला टाइम पीरियड को जानते हैं, तो अगस्टन एज को। चलिए हम कुछ बात करेंगे कि इसमें बड़े बड़े राइटर्स के। तो सबसे पहला तो क्योंकि इस एज को सबसे ज्यादा जो डोमिनेट किया था, प्रभाव इन्फ्लुएंस किया था, वो हमारे जॉन अलेक्जेंडर पोप थे। इसके बाद और भी जो नाम आएंगे, हेनरी फील्डिंग। एक चीज दोस्तों मैं बताना भूल गया था, रीस्टोरेशन में भी कई सारे पोएट थे, कई सारे राइटर्स हुए। तो इनमें जो रिस्टोरेशन में जो बड़े बड़े हमारे राइटर्स हुए, जो भी राइटर्स हैं, सबसे बड़ा नाम आता है जॉन ड्राइडन को। जॉन ड्राइडन को इसलिए जानते हैं क्योंकि ये इंग्लैंड के फर्स्ट नॉवल क्या थे,
पोएट लॉरिएट थे, ठीक है ना। जॉन ड्राइडेन फर्स्ट पोएट लॉरिएट भी थे। इसके बाद विलियम कॉग्निंग का नाम आएगा, जॉन मिल्टन है, एफ्रा बेन, ये सारे नाम देखने को मिलते हैं हमें रीस्टोरेशन में। दोस्तों इन सारे राइटर्स को हम लोग आगे भी डिस्कस करेंगे। अगस्टन एज को मैंने डिस्कस कर लिया। आगे हम लोग बढ़ते हैं 1745 से लेकर के 1798 तक के जो टाइम पीरियड रहा, और इस एज को जिसने सबसे ज्यादा प्रभावित किया था उस व्यक्ति को हम लोग कैसे बोल सकते हैं, जिसने फर्स्ट टाइम डिक्शनरी को क्या किया, कंपाइल करने का काम किया। जी हाँ दोस्तों, आप नाम समझ रहे होंगे। और एक और इन्होंने एक वर्क लिखा था द लाइव्स ऑफ इंग्लिश पोएट, और वो व्यक्ति थे हमारे डॉक्टर जॉनसन, जिसका रियल नाम था सैमुअल जॉनसन। सैमुअल जॉनसन को ही ऑफन हम लोग डॉक्टर जॉनसन कहते हैं। तो 1645 से लेकर के 1745 से लेकर के 1798 तक का जो टाइम पीरियड होता है इसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और इस एज को सबसे ज्यादा किसने प्रभावित किया था, सैमुअल जॉनसन। इसलिए दोस्तों इस हम लोग एज को कहते हैं एज ऑफ जॉनसन। तो दो इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एज ऑफ पोप अगस्टिन एज को कहते हैं, एज ऑफ जॉनसन किसको कहते हैं, एज ऑफ सेंसिबिलिटी को। टाइम पीरियड 1700 से लेकर 1745 तक एज ऑफ पोप, 1745 से लेकर के 1798 तक के जो टाइम पीरियड हुआ उसको हम लोग कहते हैं एज ऑफ जॉनसन या एज ऑफ सेंसिबिलिटी। और 98 में एक बड़ा वर्क देखने को मिलता है 1798 में, जिनको दो पोएट्स मिलकर के पब्लिश करते हैं। नाम आपको पता होगा, विलियम वर्ड्सवर्थ एंड एसटी कॉलेरिज। एसटी कॉलेरिज की पहले मैं बात करूं दोस्तों, तो इनकी एक फेमस पोएम थी जिसका नाम है द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर। काफी इंटरेस्टिंग पोएम हुई थी। इन दोनों ने मिलकर के 1798 में इन्होंने लीगल बैलेट्स का पब्लिकेशन किया, और इसके साथ ही इंग्लिश लिटरेचर में एक नई युग की शुरुआत हुई, जिस एक एज को हम लोग कहते हैं रोमांटिक एज या रोमांटिक एरा। और इस एज में एक से बढ़कर एक राइटर में कई बड़े बड़े नाम देखने को हम लोग मिलते हैं, जिसमें दो नाम मैंने आपको बताया, विलियम वर्ड्सवर्थ, एसटी कॉलेरिज, पीबी शैले, जॉन कीट्स जैसे बड़े बड़े नाम हमें देखने को मिलते हैं रोमांटिक पीरियड में। चलिए दोस्तों एक चीज बता दूं, रोमांटिक पीरियड आपको 1785 से लेकर 1830 तक, और कहीं आपको देखने को मिलेगा 1798 से लेकर के आपको मिल जाएगा 1850 तक, 50 तक। तो ये चीज आप ऑप्शन के अनुसार देख लेना, और नेट पर आप देखोगे तो सिंपली देगा 1800 से लेकर के 1850 तक। बट रियल वे में रोमांटिसिज्म की शुरुआत 1798 में हुई थी, जब लिरिकल बैलेट्स का पब्लिकेशन हुआ था। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हम लोग बात करेंगे क्वीन विक्टोरिया इंग्लैंड की गद्दी पर बैठी 1837 ईस्वी में, और ये 1901 तक शासन की। ठीक है, तो 1837 से लेकर 1901 को हम लोग इंग्लिश लिटरेचर में विक्टोरियन पीरियड के नाम से जानते हैं। और विक्टोरियन एज में नॉवेल लिखने की जो प्रोसेस थी काफी फेमस था, और इसमें एक से बढ़कर एक राइटर हुए, जिसमें तो सबसे पहले नाम आता है, आप चार्ल्स डिकेंस को कैसे बोल सकते हैं, जिनकी एक आपने नॉवेल पढ़ा होगा डेविड कॉपरफील्ड। ठीक है, और हम लोग बात करेंगे तो जॉर्ज इलियट है, थॉमस हार्डी है, फार फ्रॉम द मैडिंग क्राउड, थॉमस हार्डी का आपने पढ़ा होगा, चार्ल्स ब्रॉन्टी है, अल्फ्रेड टेनिसन, रुडयार्ड किपलिंग, ये सारे राइटर्स हमें देखने को मिलते हैं विक्टोरियन पीरियड में। ठीक है दोस्तों, इसके बाद हमें 1848 से लेकर के 1860 तक के जो टाइम पीरियड है, जिसको हम लोग कहते हैं प्री रेफेलाइट पीरियड्स, याद रखेंगे। 1848 से लेकर के 1860 तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं प्री रेफेलाइट्स, और 1880 से लेकर के 1901 तक के पीरियड को एस्थेटिसिज्म एंड डिकेडेंस कहते हैं। और इसके बाद 1901 से लेकर के 1914 वाले टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं एडवर्डियन पीरियड। ठीक है ना दोस्तों, और 1910 से लेकर के 1936 तक के टाइम पीरियड को हम लोग कहते हैं जॉर्जियन पीरियड, और 1941 से लेकर के 1945 तक के द मॉडर्न पीरियड हम लोग कहते हैं। ठीक है, तो 1940 में वर्ल्ड वॉर की शुरुआत हुई, इसको हम लोग प्री वॉर भी कहते हैं, प्री वॉर राइटिंग, और 1941 के बाद पोस्ट मॉडर्न पीरियड की शुरुआत हुई। दोस्तों इन सारे पॉइंट्स पर मैं डिस्कस करता, बट
आई डोंट वांट टू मेक द वीडियो लेंथी, इसलिए मैंने सोचा कि मेरे टाइम पीरियड को मैं कन्विंस कर बता। तो ये है दोस्तों ब्रिटिश लिटरेचर का पीरियड्स। मुझे उम्मीद है आप इसको बेटर समझ गए होंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।